अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवर्स, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से रची गई है। इसका वास्तविक जीवन, किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इस कहानी को वास्तविक जीवन या किसी शहर, समुदाय या घटना से न जोड़ें। इसे एक ऑडियो बुक या उपन्यास की तरह पूरी तरह काल्पनिक मानकर आनंद लें। हमारा उद्देश्य केवल आपके मनोरंजन के लिए एक रोमांचक और रचनात्मक कहानी प्रस्तुत करना है। कृपया इसे उसी भावना के साथ सुनें और आनंद लें। धन्यवाद। एपिसोड 216। जयपुर शहर में एक साथ ढेर सारे व्यापारियों का नुकसान हो गया और इस बात ने काफी हंगामा मचा दिया। लेकिन सौभाग्य से रघुनाथ ने इस मामले को ठीक से संभाला और जल्दी ही खबर को दबा दिया। कुछ दिनों बाद दीपांकर ने अचानक सार्वजनिक रूप से खबर का ऐलान कर दिया। आज से अरोड़ा परिवार शिवम के अधीन होगा। इस खबर के सामने आते ही पूरे पुणे में हलचल मच गई। एक पल में बड़े कुलीन परिवारों से लेकर आम परिवारों की डिनर टेबल की छोटी मोटी बातचीत तक पूरे प्रांत में हर कोई इस मामले की चर्चा कर रहा था। और जैसे जैसे ये खबर फैली वैसे वैसे यह और भी बढ़ चढ़कर सुनाई देने लगी। कुछ ही दिनों में शिवम एक लेजेंडरी शख्सियत बन गए। मिस्टर शिवम, देखो इंटरनेट पर तुम्हें क्या निकनेम दिया गया है। इस दिन जैसे ही शिवम सुबह उठे, जुनैद फोन लेकर उनके पास आए। शिवम ने फोन लिया और देखा कि लोगों ने उन्हें पुणे का राजा का निकनेम दिया था। इससे शिवम को तुरंत सिर दर्द हो गया। पुणे का राजा। अरोड़ा परिवार जब अपने पीक पर था तब भी उन्हें ये टाइटल नहीं मिला। जुनैद ने आह भरते हुए कहा। शिवम ने कुछ नहीं कहा। इसके फायदे और नुकसान दोनों थे शिवम के लिए, लेकिन साफ था कि नुकसान फायदों से कहीं ज्यादा थे। छोड़ो, लोग जो चाहें बुलाएं। शिवम ने इस मामले की परवाह न करते हुए सिर हिलाया। ... जयपुर एक छोटा शहर था जो ज्यादा मशहूर नहीं था, लेकिन इसके आसपास कई फेमस टूरिस्ट सिटीज थीं। पूर्व में उदयपुर था, दक्षिण में चित्तौड़गढ़। सबसे तारीफ के काबिल शहर था बनर, जो उत्तर में था। हालांकि दोनों जगहें सिर्फ 100 किलोमीटर दूर थीं, लेकिन दोनों शहरों की समृद्धि में जमीन आसमान का अंतर था। ये कहना गलत नहीं होगा कि बनर पुणे का सबसे डेवलप्ड शहर था। टूरिज्म पर आधारित डेवलप्ड इकोनॉमी की वजह से हर तरह की इंडस्ट्री टॉप नॉच थी। इस दिन शिवम और जुनैद बनर पहुंचे। उनकी गाड़ियों में ढेर सारा सामान भी था। वेयरहाउस से लाए गए हर्ब्स के अलावा एक कांस्य तलवार और एक पत्थर की मूर्ति भी थी, जो उन्हें प्रांतीय राजधानी से मिली थी। इस दौरान शिवम ने दीपांकर से 100 साल पुरानी जड़ी बूटियों की खोज करने को कहा, लेकिन वह खाली हाथ लौटा। इससे शिवम को सिरदर्द हो गया। इसलिए शिवम ने अपना ध्यान बनर की ओर मोड़ दिया। बनर में एक नया डेवलप सीनिक एरिया था। आसपास का नजारा खूबसूरत था और वहां लोग कम थे। कहानियों के मुताबिक इस जगह से कई मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स निकले थे, लेकिन समय बदल गया और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स इस जगह को डेवलप नहीं कर पाए। सौभाग्य से दीपांकर एक इंस्टेंट ग्रैंड मास्टर थे, तो उन्होंने इस ओर निवेश किया। वे सीनिक एरिया में पहुंचे। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन अभी भी ढेर सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। गाड़ी से उतरते ही शिवम ने गहरी सांस ली और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा घनी नहीं है, लेकिन दूसरी जगहों के मुकाबले यह एक शानदार जगह है, शिवम ने मन में सोचा। उन्होंने सीनिक एरिया के पास एक स्पिरिट गैदरिंग एरे बनाने का प्लान किया ताकि अपनी ताकत बढ़ा सकें। गाड़ी से उतरते ही एक प्रोफेशनल कपड़ों में एक महिला तेजी से उनके पास दौड़ी। उसने आदर से कहा, क्या आप पुणे के राजा शिवम हैं? ये संबोधन सुनते ही शिवम को अजीब सा लगा। हाँ, ये पुणे के राजा हैं। शिवम के जवाब देने से पहले ही जुनैद गर्व से बोले। ये सुनते ही महिला की आंखों में सम्मान झलकने लगा। सब कहते हैं कि तुम एक पंच से बाघ को मार सकते हो और एक असली ड्रैगन को भी खत्म कर चुके हो। क्या ये सच है? महिला ने जल्दी से पूछा। शिवम बोले, ये क्या अफवाह है? ये तो और भी बढ़ चढ़कर हो गई। कुछ बातचीत के बाद पता चला कि यह महिला इस सीनिक एरिया की इंचार्ज थी। वह अरोड़ा परिवार के अंदर एक कंपनी की एग्जीक्यूटिव भी थी। उसका नाम था एमिली, और एमिली के लिए दीपांकर हमेशा से एक लेजेंडरी शख्सियत रहे थे। दीपांकर के अधीन आने से एमिली का शिवम के लिए सम्मान और बढ़ गया। रास्ते में एमिली लगातार शिवम के लिए अपना सम्मान जाहिर करती रही। शिवम के कान पक गए थे। वह बेबस होकर बोले, मिस एमिली, दरअसल ये सारी अफवाहें झूठी हैं। मैं इतना लेजेंडरी नहीं हूँ। लेकिन एमिली ने उनकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया। उसने शिवम को थम्स अप दिया और बोली, मिस्टर शिवम, तुम सच में बहुत डाउन टू अर्थ हो। शिवम अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने हाथ हिलाया और बोले, चलो ऐसा करते हैं, तुम पहले ऑफिस वापस जाओ, मैं यहाँ अकेले घूम लूंगा। क्या मैं तुम्हें साथ दूं? कहीं तुम खो न जाओ।
एमिली ने उत्साह से कहा। सच में जरूरत नहीं है, शिवम ने मना कर दिया। एमिली के पास कोई चारा नहीं था। वह बोली, ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। एमिली को विदा करने के बाद शिवम ने माथे का पसीना पोंछा। ये क्या बकवास है, शिवम ने बेबस होकर कहा। जुनैद ने आंखें मटकाईं और बोले, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना। अरे भाई, शिवम ने जुनैद की पीठ पर हल्की सी लात मारी। फिर दोनों सीनिक एरिया में घूमने लगे। पूरा सीनिक एरिया अभी अभी खुला था और इसे पूरा होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा था। इसलिए यहाँ टूरिस्ट्स कम थे, लेकिन ढेर सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। सीनिक एरिया में एक विला एरिया था और यह विला एरिया टूरिस्ट्स को किराए पर देने के लिए था। शिवम इस विला एरिया के पास पहुंचे और इधर उधर देखकर आखिरकार एक ऐसी जगह रुक गए जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अपेक्षाकृत ज्यादा थी। बस यही जगह है, शिवम रुक गए। बाद में मिस एमिली को बोलना, इस विला के आसपास एक बाड़ बनवा दें, शिवम ने जुनैद से कहा। जुनैद ने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, समझ गया। जगह चुनने के बाद शिवम और जुनैद ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए ताकि एमिली को बता सकें। तभी पास से एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो एक खूबसूरत जवान लड़की एक वर्कर को डांट रही थी। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें पता है मेरे जूते कितने महंगे हैं? लड़की चिल्लाई। वर्कर का चेहरा डर से भरा था। वह कांपते हुए बोला, माफ करना, मैंने सच में नहीं देखा। मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मुआवजा? ये जूते 10,000 के हैं। क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो? लड़की ने गुस्से से कहा। ये नंबर सुनते ही वर्कर का चेहरा और बिगड़ गया। इतने महंगे? वर्कर ने धीरे से कहा। उसने जेब से कुछ 100 रुपये के नोट निकाले और कांपते हाथों से लड़की को दिए। ये पैसे पहले ले लो, सैलरी मिलने के बाद बाकी पैसे लौटा दूंगा, वर्कर ने नर्वस होकर कहा। लेकिन उस लड़की ने पैसे को झटक दिया। अपने गंदे हाथ हटाओ, इतने पास क्यों आ रहे हो? क्या तुम छेड़खानी करना चाहते हो? लड़की चिल्लाई। ये कहकर उसने फोन पर चिल्लाना शुरू किया, इस मजदूर ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। तुम बताओ क्या करना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं किया। वर्कर तुरंत घबरा गया। लड़की ने ठंडा स्माइल दिया और बोली, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ ना? मैं फेमस इन्फ्लुएंसर नीति हूँ। सुनो, लाइव स्ट्रीम में लोग कह रहे हैं कि तुम्हें घुटने टेक कर मेरे जूते चाटने चाहिए, वरना मैं तुम पर छेड़खानी का केस कर दूंगी। लड़की के दबंग रवैये के सामने वर्कर घबरा गया। लेकिन मैंने सच में कुछ नहीं किया, वर्कर ने घबराते हुए सफाई दी। लेकिन नीति को बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे सच की कोई चिंता नहीं थी। जब तक वह पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर ले, झूठ को भी सच कर सकती थी। लाइव ब्रॉडकास्ट के प्रभाव के लिए एक मजदूर की बलि चढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। सुनो, जल्दी से मेरे जूते चाटो, वरना मैं तुम्हें अभी अरेस्ट करवा दूंगी, नीति ने दबंगई से कहा। वर्कर का चेहरा बेहद खराब हो गया। उसके पास भी अपनी इज्जत थी, लेकिन जब उसने घर पर बच्चों के बारे में सोचा जो स्कूल की फीस का इंतजार कर रहे थे, तो वह हार गया। एक मिडिल एज आदमी की इज्जत परिवार के बोझ तले दब गई। वह झुकने ही वाला था कि एक हाथ ने उसकी बांह पकड़ ली। उसने ऊपर देखा तो शिवम को नीति को ठंडी नजरों से घूरते हुए पाया। तुम क्या कर रही हो? नीति ने शिवम को घूरते हुए कहा। शिवम ने ठंडे अंदाज में कहा, घुटने टेको। नीति ने शिवम को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम कौन हो? तुम दोनों मिले हुए हो ना? तुम भी मेरे साथ छेड़खानी करना चाहते हो, है ना? शिवम हंस पड़े। क्या तुम्हें सनक की बीमारी है? तुम तो सुअर जैसी दिखती हो, तुम्हें कोई क्यों पसंद करेगा? नीति के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा। उसने शिवम की ओर उंगली उठाए और बोली, तुम बस इंतजार करो। फिर उसने फोन पर चिल्लाना शुरू किया, देखो, एक और गुंडा आ गया। मुझे शक है कि ये दोनों मिले हुए हैं। मैं उसके वाक्य पूरा करने से पहले ही शिवम ने उसका फोन तोड़ दिया। तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। नीति की आंखें चौड़ी हो गईं। घुटने टेको, इस वर्कर से माफी मांगो, शिवम ने ठंडे अंदाज में कहा। उसके सामने घुटने टेकूं, क्या वो इसके लायक है? एक मजदूर और मैं। शिवम उसकी बकवास सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने हाथ बढ़ाया और उसके कंधे पर दबाव डाला। इस जबरदस्त ताकत के आगे नीति घुटनों के बल बैठ गई और हिल भी नहीं पाए। ये क्या हो रहा है? तभी पास से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उस आदमी को देखते ही शिवम चौंक गए, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त था, सुमित। शिवम की आंखों में हैरानी चमक उठी। सुमित ने शिवम को देखा और हल्का सा भौहें चढ़ाईं। तुम्हें मैं याद नहीं? मैं शिवम हूँ, शिवम ने उत्साह से कहा। सुमित ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, शिवम, मैं अभी काम पर हूँ, मुझे डायरेक्टर सुमित कहो। शिवम का चेहरा हल्का सा बदल गया। ये क्या माजरा है? सुमित ने ठंडे अंदाज में पूछा। डायरेक्टर सुमित, मैं वही इन्फ्लुएंसर हूँ जिसे तुमने बुलाया था। इस मजदूर ने मेरे साथ छेड़खानी की कोशिश की और इस बदमाश ने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नीति ने पहले शिकायत की। सुनो, तुम्हें मुझे इंसाफ देना होगा, नीति ने ताने मारते हुए कहा।
ऐसा नहीं है, ये लोग बुली कर रहे हैं। शिवम ने भौहें चढ़ाते हुए सुमित को सारी बात बताई, लेकिन सुमित ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, शिवम तुम्हें पता है ये कौन है? ये एक लिस्ट इन्फ्लुएंसर है, हमारे सीनिक स्पॉट को प्रमोट करने आए हैं। तुम्हें इसे मारने का हक किसने दिया? जल्दी से माफी मांगो। सुमित की बात सुनकर शिवम का चेहरा पूरी तरह ठंडा पड़ गया। सुमित, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये इसने, मुझे ये बेकार की बातें मत सुनाओ। सुमित ने शिवम की बात काट दी। शिवम, तुम्हारी क्लास के लोग बिजनेस के फायदे नहीं समझेंगे। मुझे इस बात से मतलब नहीं कि सही गलत क्या है, मुझे बस ये चाहिए कि कौन ज्यादा वैल्यू देता है, समझे? अब जल्दी से इससे माफी मांगो। शिवम बार बार ठंडी हंसी हंसे। उन्होंने अपने इस पुराने दोस्त को देखा और लगा कि वो बिल्कुल अजनबी हो गया है। सुमित, तुमने सच में मुझे निराश किया। शिवम ने सिर हिलाया। सुमित शिवम से बहस नहीं करना चाहता था। उसने मजदूर की ओर देखा और ठंडे चेहरे के साथ बोला, तुम्हारी नौकरी खत्म। मजदूर का चेहरा अचानक बिगड़ गया। उसने जल्दी से सफाई दी, मैंने इसे बिल्कुल छुआ नहीं, इसने मुझे फंसाया। बकवास बंद करो, सुमित ने अधीर होकर कहा। मजदूर के चेहरे पर निराशा छा गई। वह धीरे से बोला, समझ गया, चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। तभी शिवम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाँ शिवम, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। सुमित ने ठंडी हंसी हंसी। शिवम ने सुमित को देखा। उन्होंने अपने गुस्से को दबाया और बोले, हमारी पुरानी दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। अपनी बात वापस लो और मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। सुमित ये सुनकर हंस पड़ा। शिवम, तुम इतने बचकाने क्यों हो? हमारी पुरानी दोस्ती, अब कौन इसे याद रखता है? मैं अब इस कंस्ट्रक्शन साइट का इंचार्ज हूँ। डायरेक्टर एमिली के अलावा मेरा हुक्म चलता है। तुम मुझे मौका दे रहे हो, सपने देख रहे हो क्या? जुनैद ने मुठ्ठियां भींच लीं और आगे बढ़ा, लेकिन शिवम ने उसे रोक दिया। ठीक है, अपनी बात याद रखना, शिवम ने सुमित को सिर हिलाकर कहा। नीति ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, अगर तुम में दम नहीं है तो इसके लिए क्यों खड़े हो? ये क्या बकवास है? शिवम ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन उन्हें थोड़ा दुख हुआ। वह भी नीचे से ऊपर तक आए थे तो वह समझते थे कि नीचे के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। जुनैद के साथ वहां से निकलकर शिवम सीधे डायरेक्टर एमिली के ऑफिस गए। ऑफिस में घुसते ही शिवम ने एमिली को अपनी बात बताई। मिस एमिली, कृपया इस विला के आसपास बाड़ लगवा दो, मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, शिवम ने प्लान की ओर इशारा करते हुए कहा। एमिली ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे बॉस और मेरे आइडल हो, तुम जो कहो वही होगा। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, कितना वक्त लगेगा? एमिली ने सोचा और बोली, 3 दिन, बहुत ज्यादा है। शिवम ने भौहें चढ़ाईं। प्रोग्रेस को तेज करो, शिवम ने कहा। ठीक है, मैं 2 दिन में जवाब दूंगी, एमिली ने जल्दी से कहा। उसने तुरंत फोन निकाला और कॉल किया। सुमित, मेरे ऑफिस आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, एमिली ने कहा। सुमित ने वक्त बर्बाद नहीं किया और जल्दी से एमिली के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में घुसते ही सुमित ने शिवम को देखा। उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा, शिवम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो, कुछ कहना है तो ऑफिस टाइम के बाद बात करना। शिवम ने सुमित को देखा और उनकी परवाह ही नहीं की। सुमित का चेहरा थोड़ा खराब हो गया। वह जल्दी से एमिली के पास गया और बोला, डायरेक्टर एमिली, मैं इसे अभी बाहर निकाल देता हूँ। एमिली ने सुमित को हैरानी से देखा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, बाहर निकालना? हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इसे संभाल लूंगा, सुमित ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। एमिली को स्थिति समझ नहीं आई। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, मिस्टर शिवम हमारे बॉस हैं, तुम इन्हें बाहर क्यों निकालोगे? ये सुनते ही सुमित का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसने शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ कहा, डायरेक्टर एमिली, मजाक मत करो, हमारा बॉस तो दीपांकर हैं। हाँ, सही है, मिस्टर शिवम दीपांकर के बॉस हैं, यानी हमारे भी बॉस हैं, एमिली ने भौहें चढ़ाकर कहा। सुमित का चेहरा बदल गया। उसे अचानक पुणे का राजा याद आया, जो हाल ही में उभरा था। क्या वो शख्स शिवम ही था? क्या तुमने मिस्टर शिवम को नाराज किया? तभी एमिली को कुछ समझ आया। इन्होंने मुझे नाराज नहीं किया, बस मुझे बाहर निकलने को कहा। शिवम ने ठंडी हंसी हंसी। एमिली का चेहरा तुरंत बदल गया। वह खड़ी हुई और सुमित को डांटते हुए बोली, सुमित, तुम्हें ये हिम्मत किसने दी कि बॉस को बाहर निकलने को कहो? मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर बता रही हूँ, तुम्हारी नौकरी खत्म। सुमित पूरी तरह घबरा गया। उसने शिवम की ओर मदद मांगने वाली नजरों से देखा और बोला, शिवम, हम दोस्त हैं, क्या तुम्हें याद नहीं कि बचपन में तुमने मेरी पेंसिल यूज की थी? अब तुम्हें दोस्ती याद आए? जुनैद ने ठंडी हंसी हंसी। किसी ने अभी अभी तो कहा था कि मिस्टर शिवम तुम्हारे लेवल के नहीं हैं। सुमित बहुत घबरा गया। उसने शिवम का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, शिवम, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। लेकिन शिवम ने सुमित का हाथ हटा दिया।
उन्होंने सुमित को ठंडी नजरों से देखा और बोले, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे मानते हो या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आया। सुन लिया, जल्दी से बाहर निकलो। एमिली समझदार थी, उसने तुरंत हाथ हिलाकर सुमित को भगा दिया। सुमित को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पहले पता होता तो वह शिवम के साथ अच्छे रिश्ते बना लेता। पिछली दोस्ती के दम पर शायद उसकी तरक्की हो जाती, लेकिन अब कुछ फायदा नहीं था। सुमित को भगाने के बाद शिवम ने एमिली की ओर देखा। मिस एमिली, मैं अभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द बाढ़ का काम पूरा कर दोगी, शिवम ने कहा। एमिली ने जल्दी से सिर हिलाया और बोली, मिस्टर शिवम, चिंता मत करो, मैं अभी लोगों को अरेंज कर दूंगी। एमिली ने शिवम के रहने के लिए पहले से ही एक जगह तैयार कर रखी थी। आसपास का माहौल अपेक्षाकृत शांत था और वहां कई खाली घर थे। इन घरों को रेनोवेट करने के बाद ये एक अच्छा ऑप्शन होंगे। शिवम और जुनैद अस्थायी तौर पर इस घर में रुक गए। शिवम ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने जल्दी से तैयार की गई जड़ी बूटियां निकाली और जॉर्डी के लिए एक गोली रिफाइन करने की तैयारी शुरू कर दी। ... उदयपुर में एक ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक मस्कुला आदमी, जो एक लोहे के टावर जैसा था, पूरी ताकत से ट्रेनिंग कर रहा था। उसकी ट्रेनिंग का तरीका बेहद सख्त था और उसके शरीर की मांसपेशियां हैरान करने वाली थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका शरीर एक हल्की रोशनी से ढका हुआ लग रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि ताओ शान था। जब से शिवम ने उसे हराया था, वह पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था। न सिर्फ वह इनर स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर रियल में पहुंच गया था, बल्कि उसकी क्रॉस ट्रेनिंग लेवल में भी जबरदस्त सुधार हुआ था। अंधेरे में एक आकृति ताओ शान को घूर रही थी। यह एक कीमती शरीर है। उस आकृति की आंखों में लालच चमक उठा। अगर मुझे ये शरीर मिल जाए तो मेरे रियल्म के साथ पुणे में कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले ही पल वह आकृति तेजी से ताओ शान की ओर बढ़ी। वह एक काले धुंध में बदल गया और ताओ शान के शरीर से चिपक गया। ताओ शान के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलीं। आधे मिनट से भी कम समय में ताओ शान धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद गिरा हुआ ताओ शान फिर से खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसका चेहरा कुछ खतरनाक हो गया और उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वह दक्षिण पश्चिम का जादूगर था, जिसने पहले प्रांतीय राजधानी में सैफ के शरीर पर कब्जा किया था। इस जादूगर का नाम था इवान और वह कभी दक्षिण पश्चिम का एक अहम शख्स था। दुर्भाग्य से उसका शरीर बाद में नष्ट हो गया, जिसकी वजह से वह इस हालत में आ गया। सैफ को शिवम से हारने के बाद वह उदयपुर भाग आया था और अब उसने ताओ शान के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इस शरीर के साथ मैं जरूर उस पत्थर की मूर्ति को वापस छीन लूंगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। ताओ शान, आज तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी रही? तभी पास से एक जवान लड़का आया। इवान ने उस लड़के को देखा और धीरे से बड़बड़ाया, पीक इन स्ट्रेंथ मास्टर हैंड्स। भले ही मच्छर छोटा हो, मांस तो मांस है। ये कहकर इवान ने हाथ उठाया और उस लड़के के सिर पर थप्पड़ मार दिया। लड़के ने तुरंत दर्द भरी चीख मारी। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी सारी इनर स्ट्रेंथ चूस ली गई। उसका शरीर सूख गया। इवान ने इस इनर स्ट्रेंथ को चूस लिया और उसके शरीर पर रोशनी की किरणें चिपकने लगीं। उसका शरीर तुरंत और सख्त हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा। इवान ने संतुष्ट होकर होंठ चाटे। उसने इस शरीर को संतुष्टि से देखा और थोड़ा उत्साहित हो गया। जादूगरों के लिए उनका सबसे कमजोर पॉइंट उनका शरीर था। ताओ शान ने उनकी इस कमजोरी को पूरा कर दिया। शिवम, पिछली बार की बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा, इवान ने खतरनाक अंदाज में कहा। ... इस वक्त शिवम ने गोली रिफाइन कर ली थी। उन्होंने गोली को एक डिब्बे में रखा और एक तरफ रख दिया। मैं सही वक्त पर इसे जॉर्डी को भेज दूंगा, शिवम ने मन में सोचा। गोली रिफाइन करने के बाद शिवम ने पत्थर की मूर्ति निकाली। मूर्ति पर बेहद घनी डार्क एनर्जी थी। शिवम को भी इसकी हड्डी चीरने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। यह मूर्ति निश्चित रूप से उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। चूंकि मुझे जड़ी बूटियां नहीं मिल रही हैं, तो क्यों न इस मूर्ति की डार्क एनर्जी पर भरोसा करके कल्टीवेट करूं, शिवम ने मन में सोचा। उन्होंने मूर्ति पर हाथ रखा और मूर्ति की डार्क एनर्जी तुरंत झरने की तरह शिवम की ओर बढ़ी। कितनी जबरदस्त डार्क एनर्जी! शिवम की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने 1 घंटे से ज्यादा समय तक इसे चूसा, लेकिन मूर्ति की डार्क एनर्जी में जरा भी कमी नहीं आई। इस मूर्ति में कितनी डार्क एनर्जी है! शिवम खुशी से पागल हो गए। अगर ऐसा था तो क्या वह बिना किसी सीमा के डार्क एनर्जी चूस कर अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकते थे? ये तो कमाल है। शिवम का चेहरा उत्साह से भरा था। यह मूर्ति वाकई कोई साधारण चीज नहीं थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इवान ने इसे हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। जैसे ही शिवम उत्साहित थे, अचानक मूर्ति से एक अजीब सी रोशनी फूटी। इस रोशनी के प्रकट होते ही शिवम के दिमाग में सुनहरी रोशनी उमड़ने लगी। ये क्या हो रहा है? शिवम का चेहरा हल्का सा बदल गया।
उन्हें लगा कि उनके दिमाग की दिव्य शक्ति को मूर्ति चूस रही थी। शिवम ने जल्दी से हाथ हटाना चाहा, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हथेली मूर्ति से चिपक गई थी। शिवम की आध्यात्मिक चेतना तुरंत खींच ली गई और फिर वह मूर्ति में समा गई। आध्यात्मिक चेतना के खींचे जाने का दर्द अकल्पनीय था। पल भर में शिवम बेहोश हो गए। उनकी नजरें अंधेरी हो गईं। अंधेरे में शिवम ने अपने हाथों को नीचे देखा और पाया कि उनका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। क्या ये मेरी आध्यात्मिक चेतना है? शिवम ने बड़बड़ाते हुए कहा। तभी पास में एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी बड़ी होती गई और आखिरकार एक मानव आकृति में बदल गई। जैसे ही यह आकृति प्रकट हुई, आसपास का माहौल हड्डी चीरने वाला ठंडा हो गया और आकाश को भेदने वाली डार्क एनर्जी तुरंत दबाव बनाने लगी। सामने खड़े विशाल आकृति को देखकर शिवम का चेहरा हल्का सा बदल गया। क्या तुम मेरे जूनियर हो? आखिरकार तुम आ गए। शिवम के घबराने से पहले ही उस आकृति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में उत्साह और दुख का मेल था। उसकी तेज आवाज से शिवम का सिर गूंजने लगा। मुझे पता था कि मेरा जूनियर मुझे जरूर ढूंढ लेगा, आकृति ने आगे कहा। शिवम को स्थिति समझ नहीं आई। उन्होंने सामने के विशालकाय को देखा और एक शब्द भी नहीं बोला। क्या अर्थफील्ड वैली ठीक है? उस शख्स ने पूछा। अर्थफील्ड वैली के शब्द सुनते ही शिवम का चेहरा बदल गया। उन्होंने इस सेक्ट के बारे में सुना था। ये दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक कुख्यात सेक्ट था। कहा जाता था कि वे डार्क एनर्जी पर जीते थे। अनगिनत जवान लड़कियों को उनके गुफा निवास में धोखे से ले जाया गया और वे कल्टीवेशन का पोषण बन गईं। इस तरह का सेक्ट अनगिनत लोगों को नुकसान पहुंचा चुका था। सच में एक दुष्ट सेक्ट। क्या ये शख्स अर्थफील्ड वैली का पूर्वज है? शिवम ने अचानक कुछ अनुमान लगाया। उनका दिमाग तेजी से चला और उनके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। हाँ, मैं ही हूँ। शिवम ने अचानक दुख भरे अंदाज में चिल्लाया। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हें नहीं पता कि इन सालों में मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हें ढूंढने के लिए। शिवम ने अपनी बेस्ट एक्टिंग दिखाई और रोने लगे। तुमने अच्छा काम किया, पूर्वज ने उदासीन अंदाज में कहा। शिवम का दिल खुशी से भर गया। उनका अनुमान सही था। ये मेहनत कुछ भी नहीं थी। जब तक मैं तुम्हें ढूंढ सका, सब कुछ इसके लायक है। शिवम ने आंसू पोंछते हुए दुखी लहजे में कहा। पूर्वज ने हल्का सा सिर हिलाया और शिवम की ओर देखते हुए बोले, क्या तुम्हें सील तोड़ने का तरीका मिला? सील तोड़ना? तो ये बूढ़ा सील कर दिया गया था। शिवम की आंखें तेजी से घूमी। उन्होंने आह भरते हुए कहा, अभी नहीं। मैंने पिछले कुछ सालों में इंडिया भर में यात्रा की, लेकिन सील तोड़ने का कोई तरीका नहीं मिला। ये सुनते ही पूर्वज का चेहरा तुरंत बदल गया। एक डरावनी ऊर्जा तुरंत शिवम पर दबाव डालने लगी। धड़ाम। इस जबरदस्त ऊर्जा के सामने शिवम के पास विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी और धड़ाम से वह जमीन पर दब गए। पल भर में उन्हें लगा कि उनकी आध्यात्मिक चेतना टूट जाएगी। कितनी जबरदस्त ताकत! शिवम मन में चौंक गए। इस बूढ़े ने अपने ही सेक्ट के लोगों पर इतनी बेरहमी से हमला कर दिया। सच में एक दुष्ट सेक्ट का शख्स। बेकार का चरा। पूर्वज की आवाज गरज उठी, जिससे शिवम के कान गूंजने लगे। शिवम मन में गालियां देने लगे। अभी कुछ देर पहले ये उनकी तारीफ कर रहा था, अब पल भर में दुश्मन बन गया। क्या बूढ़ा बदमाश! ये मेरी गलती नहीं है। मैंने कई तरीके आजमाए, शिवम ने जल्दी से कहा। पूर्वज ने ठंडे अंदाज में कहा, मुझे प्रोसेस नहीं जानना, मुझे बस रिजल्ट चाहिए। चूंकि तुम सील तोड़ने का तरीका नहीं ढूंढ सके, तो यही मेरे साथ रहो। ये सुनते ही शिवम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये बूढ़ा बदमाश सच में बेरहम था। कितनी जल्दी पलट गया। मैंने सालों तक मेहनत की, बिना किसी मेरिट के। इतने सालों की खोज के नाते मुझे जाने दो, शिवम ने हिम्मत जुटाकर कहा। लेकिन पूर्वज ने ठंडी हंसी हंसी। इतने साल और कोई रिजल्ट नहीं? इसका मतलब तुम बेकार हो। मेरे ख्याल से तुम्हें यहीं रहना चाहिए। शिवम मन में गालियां देने लगे। ये बूढ़ा सच में बेरहम था, लेकिन उनके पास विरोध करने की जरा भी ताकत नहीं थी। जबरदस्ती निकलना नामुमकिन था। ये सोचकर शिवम का दिमाग तेजी से चला। पूर्वज। तभी शिवम को कुछ सूझा। उन्होंने अर्थफील्ड वैली के पूर्वज को देखा और उत्साह से बोले, दरअसल अगर तुम मुझे थोड़ा और वक्त दो, तो मैं जरूर सील तोड़ने का तरीका ढूंढ लूंगा। ऐसे स्वार्थी शख्स के सामने मेहनत की शिकायत करना बेकार था। सिर्फ उम्मीद दिखाने से ही वह खुद को बचा सकते थे। क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? लेकिन पूर्वज ने बार बार ठंडी हंसी हंसी। तुम झूठ बोलकर मुझे बाहर भेजना चाहते हो। मुझे लगता है तुम्हें अपनी औकात से ज्यादा बनना है। गुस्से भरी दहाड़ के बाद पूर्वज का बड़ा हाथ फिर से नीचे आया। इस बार शिवम को लगा कि उनका सिर फट जाएगा। उनकी आध्यात्मिक चेतना को चोट लगी और दर्द उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा था। शिवम दर्द से कराह उठे। बूढ़ा बदमाश, मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगा। शिवम ने दांत पीसते हुए मन में गाली दी। हालांकि ऐसा था, फिर भी उन्हें जल्द से जल्द निकलने का तरीका सोचना था। पूर्वज। तभी शिवम ने फिर चिल्लाया। उन्होंने दुख और गुस्से के साथ पूर्वज को देखा और नाटकीय अंदाज में बोले, मैं सच कह रहा हूँ।
अगर तुम मुझे थोड़ा और वक्त दो तो मैं जरूर सील तोड़ने का तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन क्या? पूर्वज ने ठंडे अंदाज में पूछा। शिवम ने आह भरी और धीरे से बड़बड़ाया, मैं कहने की हिम्मत नहीं कर रहा। डर है कि तुम मुझे दोष दोगे। जल्दी बोलो, पूर्वज ने गुस्से से चिल्लाया। शिवम ने परेशान दिखते हुए कहा, मुझे एक तरीका मिला है, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन अब अर्थफील्ड वैली पर संकट मंडरा रहा है और यह खत्म होने की कगार पर है। मैं सच में कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा। ये सुनते ही पूर्वज का चेहरा दुख और गुस्से से भर गया। वह गुस्से से बोले, कौन है वो? किसकी हिम्मत पड़ी अर्थफील्ड वैली को नुकसान पहुंचाने की? माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। शिवम को एक आइडिया आया। उन्होंने जल्दी से कहा, वो कोई शिवम नाम का शख्स है। उसने कहा कि अर्थफील्ड वैली के लोग सब बदमाश हैं। वह पूरे अर्थफील्ड वैली को उखाड़ फेंकना चाहता है। पूर्वज बेहद गुस्से में आ गए और बार बार दहाड़ने लगे। शिवम के कान फटने वाले थे। इस तरह अर्थफील्ड वैली की बदनामी करने की हिम्मत! मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, पूर्वज ने गुस्से से कहा। शिवम ने मौके का फायदा उठाया और बोले, शिवम एक बड़ा हीरो है। वह बहुत ताकतवर है। इतनी कम उम्र में वह इनस्ट्रैंथ ग्रैंड मास्टर रियल्म तक पहुंच गया है। वह अर्थफील्ड वैली को तबाह कर रहा है। ये कहते हुए शिवम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अरे, अपनी तारीफ करने का एहसास वाकई थोड़ा अजीब था। एक मामूली इनस्ट्रैंथ ग्रैंड मास्टर की हिम्मत है अर्थफील्ड वैली पर दबाव डालने की। पूर्वज ने शिवम को ठंडी नजरों से देखा। मैं तुम्हें अभी बाहर भेजता हूँ। जाओ और सील तोड़ने का तरीका ढूंढो। मैं शिवम को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, पूर्वज ने ठंडे अंदाज में कहा। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक मैं सील तोड़ने का तरीका ढूंढूंगा तब तक अर्थफील्ड वैली तबाह हो चुकी होगी। क्यों न तुम अपनी ताकत मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए शिवम को मार डालूंगा, शिवम ने बेशर्मी से कहा। इस वक्त शिवम को जड़ी बूटियों की कमी थी। अगर वह इस बूढ़े की मदद ले सके तो सबसे अच्छा होगा। पूर्वज थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, कल्टीवेशन का रास्ता ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कम से कम मेरी ताकत से तो नहीं। ट्रांसफर नहीं हो सकता? शिवम चौंक गए। पूर्वज ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, कल्टीवेशन के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं अपनी ऊर्जा तुम्हें नहीं दे सकता। क्या अर्थफील्ड वैली में एक भी इनस्ट्रैंथ ग्रैंड मास्टर नहीं है? तभी पूर्वज ने अचानक टॉपिक बदला और शिवम को ठंडी नजरों से देखा। शिवम ने आह भरी और बोले, समय बदल गया है। अब अराजकता का युग है। हमारा कल्टीवेशन का रास्ता बहुत मुश्किल है। मुश्किल? पूर्वज ने ठंडी हंसी हंसी। दुनिया में इतनी सारी औरतें हैं, वे सब अर्थफील्ड वैली का पोषण बन सकती हैं, पूर्वज ने ठंडे अंदाज में कहा। ये सुनते ही शिवम मन में गालियां देने लगे। अर्थफील्ड वैली वाकई घिनौनी थी। पता नहीं इन्होंने अपनी उपलब्धियों के लिए कितनी औरतों का शोषण किया होगा। शिवम ने झूठ बोलना जारी रखा, अब सब कुछ सरकार की निगरानी में है। औरतों को ढूंढना इतना आसान कहाँ? तुम ढूंढ नहीं सकते। पूर्वज का चेहरा ठंडा पड़ गया। मुझे याद है कि अर्थफील्ड वैली एक ग्रुप ऑफ औरतें पालती थी ना। उनके नवजात बच्चे कल्टीवेशन के लिए सबसे शुद्ध पोषण होते हैं, पूर्वज ने आगे कहा। ये सुनते ही शिवम का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। अगर उनकी ताकत कम न होती तो शिवम इस बूढ़े बदमाश को एक थप्पड़ मारकर खत्म कर देते। क्या बदमाश है, मैं जल्द ही अर्थफील्ड वैली का चक्कर लगाऊंगा, शिवम ने मन में गाली दी। हालांकि ऐसा था, फिर भी शिवम ने दोस्ताना ढोंग बनाए रखा और बोले, अर्थफील्ड वैली पर संकट मंडरा रहा है। उन औरतों को शिवम ने बचा लिया। अब की अर्थफील्ड वैली मुसीबत में है। पूर्वज के चेहरे पर दुख छा गया। उन्होंने आह भरी और बोले, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि अर्थफील्ड वैली इस हालत में आ जाएगी। कोई रास्ता नहीं है, शिवम ने सिर उठाया और कहा। मैं अर्थफील्ड वैली की मौजूदा पीढ़ी का जीनियस हूँ। मेरी कल्टीवेशन की स्पीड अकल्पनीय है। बस मुझे डार्क एनर्जी की कमी है। अगर तुम मुझे डार्क एनर्जी देने को तैयार हो तो मुझे यकीन है कि मैं जल्दी ही इनस्ट्रैंथ ग्रैंड मास्टर बन जाऊंगा और शिवम को मार डालूंगा। शिवम ने ये बातें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कही। उनका चेहरा लाल नहीं हुआ, नहीं उनका दिल धड़का। पूर्वज ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उन्होंने ठुड्डी रगड़ी और थोड़ा सोचकर उदास अंदाज में बोले, अगर ऐसा है तो मेरी ताकत जरूर कम हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, शिवम ने मन में जोर से चिल्लाया। जब तक वह इस बूढ़े की सारी डार्क एनर्जी चूस लें, वे उसे थप्पड़ मारकर खत्म कर सकते थे। इससे बेहतर क्या होगा? जब तक अर्थफील्ड वैली इस संकट से उबर जाए, तुम्हें फिर से रोशनी देखने का मौका मिलेगा, शिवम ने उत्साह से कहा। अगर अर्थफील्ड वैली तबाह हो गई तो शायद तुम कभी इस जगह से बाहर न निकल सको। वैसे भी तुम्हारी सर्वशक्तिमान ताकत के साथ जैसे ही तुम यहाँ से निकलोगे, तुम फिर से पीक स्टेट में पहुंच जाओगे। शिवम की बातें सुनकर पूर्वज थोड़ा प्रभावित लगे। शिवम ने मौके का फायदा उठाया और बोले, अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। शिवम किसी भी वक्त अर्थफील्ड वैली को तबाह कर सकता है।
पूर्वज ने हल्का सा सिर हिलाया और बोले, शायद यही एकमात्र रास्ता है। शिवम तुरंत खुशी से भर गए। ये बूढ़ा अभी भी ठगने में आसान था। तभी पूर्वज को अचानक कुछ सूझा। उन्होंने हाथ उठाया और एक जबरदस्त ताकत तुरंत शिवम के शरीर पर दबाव डालने लगी। पल भर में शिवम की पूरी आध्यात्मिक चेतना धड़ाम से जमीन पर दब गई। दर्द की एक और लहर उठी। शिवम दर्द से कराह उठे। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? पूर्वज ने ठंडे अंदाज में कहा। शिवम ने जल्दी से कहा, मैं भला कैसे? मैं सच में तुम्हें बचाना चाहता हूँ। पूर्वज ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उंगली उठाई और एक काली रोशनी ने तुरंत शिवम को घेर लिया। जैसे ही यह रोशनी शिवम को ढकने लगी, उन्हें लगा कि पूर्वज उन्हें पूरी तरह देख लेगा। शिवम का चेहरा बदल गया। उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संभाला और पूरी कोशिश से अपनी ऊर्जा को दबाया, जबकि डार्क एनर्जी को रिलीज किया। आधे मिनट बाद पूर्वज ने रोशनी वापस खींच ली। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करेंगे। मुझे एक नौकर की कमी है। तुम अच्छा ऑप्शन हो। नौकर? अरे भाई! हालांकि शिवम बेहद नाखुश थे, लेकिन फैसला उनके हाथ में नहीं था। पूर्वज ने उंगली से इशारा किया और एक काला बिंदु शिवम की आध्यात्मिक चेतना में समा गया। तुम्हारे विश्वासघात से बचने के लिए मैंने तुम्हारी आध्यात्मिक चेतना में एक निशान छोड़ दिया। जैसे ही तुम मेरे ऑर्डर की अवज्ञा करोगे, मैं पल भर में तुम्हारी जान ले सकता हूँ, पूर्वज ने ठंडे अंदाज में कहा। शिवम का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। अगर ऐसा था तो शिवम इस बूढ़े को कैसे मार सकते थे? बेशक इस निशान के फायदे भी हैं। तुम मेरी डार्क एनर्जी कभी भी चूस सकते हो, पूर्वज ने उदासीन अंदाज में कहा। शिवम ने जल्दी से सिर हिलाया और बोले, शुक्रिया पूर्वज। ऐसे में मैं और वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। पूर्वज ने हल्का सा सिर हिलाया। उन्होंने हथेली लहराई और शिवम की आध्यात्मिक चेतना बाहर धकेल दी गई। आध्यात्मिक चेतना के शरीर में लौटते ही शिवम भी जमीन से उठ बैठे। मिस्टर शिवम, तुम ठीक हो? जुनैद ने चिंता से पूछा। शिवम ने सिर हिलाया। उन्होंने ठुड्डी सहलाई और चिंता में पड़ गए। अगर उनकी आध्यात्मिक चेतना में छोड़ा गया निशान मिटाया नहीं गया, तो शिवम सच में इस बूढ़े बदमाश का गुलाम बन सकते थे। हाँ, सही है। तभी शिवम को अचानक अपने पिता की छोड़ी गई विरासत याद आई। मेरे पिता की ताकत इस बूढ़े बदमाश से ऊपर होगी ना? शिवम ने मन में सोचा। उनके पिता ने उन्हें एक विशाल विरासत छोड़ी थी। शायद वे इस निशान को मिटाने का तरीका ढूंढ सकें। ये सोचकर शिवम ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत आंखें बंद की और निशान मिटाने का तरीका ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी उनके दिमाग में एक रोशनी चमकी। इसके बाद अनगिनत यादें उनके दिमाग में उमड़ पड़ीं। सच में इसे मिटाया जा सकता है। इस याद को महसूस करते ही शिवम खुशी से पागल हो गए। जब तक वह इस निशान को मिटा सके, उन्हें अर्थफील्ड वैली के इस पूर्वज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं मेरे पिता कौन थे, शिवम ने मन में सोचा। विरासत से पता चलता था कि उनके पिता लगभग सर्वशक्तिमान थे। जैसे ही शिवम का दिमाग हिलता, उन्हें उसी हिसाब से कल्टीवेशन तकनीक मिल जाती। ये तकनीक तो आसमान छूने वाली थी। उन्हें छोड़ो, पहले इस बूढ़े बदमाश की डार्क एनर्जी चूस लें, शिवम ने मन में सोचा। इस बूढ़े बदमाश की डार्क एनर्जी समंदर जितनी विशाल थी। अगर वह इसे पूरी तरह चूस लें, तो शिवम की ताकत जरूर एक नए लेवल पर पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने और वक्त बर्बाद नहीं किया। वह डिस्कनेक्ट करके बैठ गए और निशान के जरिए इस पूर्वज की डार्क एनर्जी चूसने लगे। अनंत डार्क एनर्जी निशान के जरिए शिवम के शरीर में समा रही थी। इस डार्क एनर्जी की विशालता उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उनका पूरा शरीर तुरंत डार्क एनर्जी से ढक गया। उनके शरीर की ऊर्जा नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से बढ़ रही थी। शिवम ने भूखे प्यासे की तरह डार्क एनर्जी चूसी। एक पल के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा दब गई लगी और उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये पहली बार था जब शिवम ने अनंत डार्क एनर्जी का एहसास किया। उन्हें लगा कि इस डार्क एनर्जी को पूरी तरह चूसना नामुमकिन था। पूर्वज ने सच में मुझसे झूठ नहीं बोला, शिवम ने धीरे से बड़बड़ाया। पता नहीं इस बार वह कितना वक्त मेडिटेशन में बिताएंगे, क्योंकि इस डार्क एनर्जी को पूरी तरह चूसना लगभग नामुमकिन था। वक्त मिनट दर मिनट बीतता गया और पलक झपकते ही एक दिन और एक रात गुजर गए और शिवम की ताकत आध्यात्मिक मंडल के तीसरे लेवल से चौथे लेवल पर पहुंच गई। उनके शरीर में सुनहरी रोशनी चमकी और यह रोशनी उनकी त्वचा पर परत दर परत चिपक गई, जैसे त्वचा ने इसे सोख लिया हो। शिवम का शरीर और सख्त हो गया। यह अंत नहीं था, क्योंकि डार्क एनर्जी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। पलक झपकते ही 3 दिन और गुजर गए। इन 3 दिनों में शिवम ने न खाया, न पिया, न सोया और बस डार्क एनर्जी चूसने में लगे रहे। आसपास का तापमान बेहद ठंडा हो गया और फूल पौधे भी धीरे धीरे मुरझाने लगे। पता नहीं शिवम इस बार मेडिटेशन में कितना वक्त लेंगे। ... अरोड़ा परिवार में जब से अरोड़ा परिवार ने शिवम के साथ गठजोड़ का ऐलान किया, उनकी हैसियत नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से गिर रही थी। अरोड़ा परिवार का फिर से हावी होना लगभग नामुमकिन लग रहा था।
डैड, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? उमेश ने बगल में बैठकर बड़बड़ाया। दीपांकर ने उमेश को ठंडी नजरों से देखा और गाली देते हुए बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, बेकार कचरे। अगर तुम न होते तो अरोड़ा परिवार इस मुसीबत में न पड़ता और तुम्हारा भाई मरा न होता। दीपांकर की डांट सुनकर उमेश चुप रह गया। बेकार कचरा, दीपांकर ने गाली दी। हाँ, अपनी काबिलियत न होने की वजह से गुस्सा बेटे पर निकाल रहे हो। तभी बाहर से एक आवाज आई। ऊपर देखने पर एक लोहे के टावर जैसी आकृति दरवाजे पर खड़ी थी। उसका शरीर बेहद मस्कुलर था और उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जो एक दबाव डाल रही थीं। तुम कौन हो? दीपांकर का चेहरा हल्का सा बदल गया और उनका चेहरा सतर्कता से भर गया। ये शख्स का कद विशाल था, लेकिन वह भूत की तरह चुपके से उनके सामने आ गया। ये साबित करने के लिए काफी था कि सामने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं था। मैं बेशक तुम्हारी मदद करने आया हूँ। वह मजबूत आदमी धीरे धीरे दीपांकर के सामने आया और अपने आप बैठ गया। दीपांकर ने हल्का सा भौहें चढ़ाईं। उन्होंने उमेश की ओर देखा और हाथ हिलाया। तुम पहले बाहर जाओ, पहले मुझे कुछ पैसे दो। मैं आज रात पार्टी के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उमेश ने चापलूसी भरे अंदाज में कहा। ये सुनते ही दीपांकर का गुस्सा और भड़क गया। वह जिंदगी भर इतने बड़े शख्स रहे, भला ऐसा निकम्मा बेटा कैसे पैदा कर लिया? मिस्टर करुण से जाकर ले लो, दीपांकर ने गुस्से को दबाते हुए कहा। थैंक्स डैड। उमेश तुरंत खुश हो गया और दौड़कर बाहर चला गया। दीपांकर ने हाथ बढ़ाया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने सामने बैठे मजबूत आदमी को ठंडी नजरों से देखा और बोले, तुम्हारा क्या मतलब है? उस मजबूत आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम जिंदगी भर शिवम के नीचे दबे रहना चाहते हो? दीपांकर चुप रहे। बेशक वह ऐसा नहीं चाहते थे। दीपांकर, जो कभी पुणे के इकलौते टॉप डॉग थे, एक जूनियर के नीचे झुकना नहीं चाहते थे। तुम कौन हो? दीपांकर ने सामने वाले मजबूत आदमी को देखते हुए पूछा। उस आदमी ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम इवान है और मैं अर्थफील्ड वैली से आया हूँ। अर्थफील्ड वैली के शब्द सुनते ही दीपांकर का चेहरा हल्का सा बदल गया। एक इनर स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर के तौर पर उन्होंने अर्थफील्ड वैली के बारे में सुना था। यह एक ऐसा सेक्ट था जिसे हर कोई पीटना चाहता था। कहा जाता था कि वे दक्षिण पश्चिम में छिपकर दुष्ट तकनीकों का कल्टीवेट करते थे। पता नहीं इन्होंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। बस अगर तुम अर्थफील्ड वैली के साथ कोऑपरेट करो तो तुम फिर से पुणे के टॉप डॉग बन जाओगे। इवान का चेहरा कुछ गर्व से भरा था। उन्होंने दीपांकर को कॉन्फिडेंस के साथ देखा। इवान बहुत आश्वस्त थे। उन्हें यकीन था कि दीपांकर अर्थफील्ड वैली का न्योता ठुकरा नहीं पाएंगे। लेकिन दीपांकर ने सिर हिलाया। माफ करना, मुझे अर्थफील्ड वैली में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया तुरंत चले जाओ, दीपांकर ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। ये सुनते ही इवान ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। क्या अर्थफील्ड वैली लायक नहीं है? इवान ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। दीपांकर ने ठंडे चेहरे के साथ कहा, मैंने शिवम के अधीन होने का वादा किया है और मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। कृपया तुरंत चले जाओ। इवान ने आंखें सिकुड़ी और ठंडे अंदाज में बोले, दीपांकर, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छे से सोच लो। मैंने कह दिया, मैं राजी नहीं होऊंगा। तुरंत अरोड़ा परिवार के घर से निकलो, दीपांकर ने डांटा। ये सुनते ही इवान जोर से हंस पड़े। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि पुणे में अजय कहे जाने वाले दीपांकर एक जूनियर से इतना डर जाएंगे। दीपांकर ने ठंडे अंदाज में कहा, फिर भी हम तुम जैसे कीड़ों की तरह कोने में छिपने वालों से बेहतर हैं। इवान के चेहरे पर गुस्सा भड़क उठा और उनके शरीर से एक डरावनी ऊर्जा फूटी। पूरा कमरा तुरंत हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। कमरे का फर्नीचर भी टुकड़े टुकड़े हो गया। दीपांकर का चेहरा हल्का सा बदल गया। इवान की ताकत साफ तौर पर उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हमला करना चाहते हो? दीपांकर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। इवान ने ठंडे अंदाज में कहा, दीपांकर, मैं तुम्हें इज्जत देने के लिए कोऑपरेट करने आया था। बेशर्मी मत करो। दीपांकर ने ठंडी हंसी हंसी। उनके शरीर से भी एक ऊर्जा फूटी। वह न नम्रता से और न ही दबाव में बोले, मैंने अपनी बात साफ कर दी। कृपया तुरंत चले जाओ। इवान ने बार बार ठंडी हंसी हंसी। वह खड़े हुए और बोले, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पछतावा न हो। ये कहकर इवान मुड़कर चले गए। दीपांकर ने राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्थफील्ड वैली उनके पास आएगी। इवान के जाने के बाद मिस्टर करुण जल्दी से अंदर आए। मास्टर, तुमने हामी क्यों नहीं भरी? मिस्टर करुण ने कुछ हैरानी से पूछा। दीपांकर ने मिस्टर करुण को देखा और ठंडी हंसी के साथ बोले, अर्थफील्ड वैली की ताकत वाकई जबरदस्त है, लेकिन वे दक्षिण पश्चिम में छिपते हैं और सार्वजनिक रूप से सामने आने की हिम्मत नहीं करते। मेरे उनके साथ कोऑपरेट करने की सपने में भी नहीं। मिस्टर करुण को अचानक समझ आया, अगर मुंबई का कोई फर्स्ट रेट कुलीन परिवार कोऑपरेट करने आता तो दीपांकर बिना सोचे तुरंत हामी भर देते। लेकिन अर्थफील्ड वैली, भले ही वे ताकतवर थे, लेकिन राठौर परिवार के सामने उनकी कोई औकात नहीं थी।
यह आधुनिक समाज था। अगर राठौर परिवार को सच में गुस्सा आ जाए तो वे युद्ध के जरिए अर्थफील्ड वैली को मिट्टी में मिला सकते थे। इस बात को फैलने मत देना, दीपांकर ने मिस्टर करुण को देखा और कहा। और तुरंत शिवम को सूचित करो, दीपांकर ने आगे कहा। मिस्टर करुण ने सिर हिलाया और बोले, हाँ। मिस्टर करुण को ऑर्डर मिलते ही वह बाहर गए और शिवम को ढूंढने की तैयारी करने लगे। कहाँ जा रहे हो? लेकिन जैसे ही मिस्टर करुण गाड़ी में बैठे, पीछे से एक डरावनी आवाज आई। मुड़कर देखा तो वह शख्स एवान था। ... इस वक्त शिवम अभी भी भूखे प्यासे की तरह डार्क एनर्जी चूस रहे थे। कुछ ही दिनों में शिवम की ताकत फिर से बढ़ गई। वे आध्यात्मिक मंडल के 3रे लेवल से 5वें लेवल पर पहुंच गए और अभी भी रुकने का कोई संकेत नहीं था। शिवम लगभग अपनी सुध बुद्ध खो बैठे। अगर मैं सीधे वेद मंडल तक पहुंच जाऊं तो इस दुनिया में डरने की क्या बात है? शिवम और बेसुध हो गए। शिवम का माहौल ठंडा से ठंडा होता जा रहा था और आसपास के पेड़ पूरी तरह मुरझा गए। सर्दी आने वाली थी और शिवम के शरीर की डार्क एनर्जी की वजह से माहौल बेहद वीरान लग रहा था। कमरे में जुनैद खिड़की के पास खड़े होकर चुपचाप शिवम को देख रहे थे। वे शिवम की सिखाई गई ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कल्टीवेट करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा दब गई थी और वे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। मिस्टर शिवम का कल्टीवेशन का तरीका थोड़ा अजीब लगता है, जुनैद ने धीरे से बड़बड़ाया। दूसरी ओर दीपांकर लिविंग रूम में चुपचाप मिस्टर करुण का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आधे मिनट बाद एक लाश अंदर लाई गई। मास्टर, मिस्टर करुण मर गए। अरोड़ा परिवार का नौकर घबराते हुए जमीन पर घुटने टेक गया। जमीन पर मिस्टर करुण पड़े थे। वह चुपचाप जमीन पर पड़े थे और उनका पूरा शरीर सूख गया लग रहा था। मिस्टर करुण, ये दृश्य देखकर दीपांकर को लगा जैसे उनका दिल चाकू से कट रहा हो। उन्होंने मिस्टर करुण की लाश को गले लगाया और उनका चेहरा दुख से भर गया। मिस्टर करुण ने दीपांकर के साथ दर्जनों साल बिताए थे और इन सालों में उन्होंने अरोड़ा परिवार के लिए मेहनत और वफादारी से काम किया था। इसलिए दीपांकर का उनके साथ रिश्ता बहुत गहरा था। यहाँ तक कि जब पिछले बार मिस्टर करुण की गलती की वजह से अरोड़ा परिवार मुसीबत में पड़ गया, तब भी दीपांकर उन्हें मार नहीं सके। ये किसने किया? दीपांकर की आंखें खून से लाल हो गईं और वे गुस्से से चिल्लाए। उनके माथा जवाब दे पाते उससे पहले ही दीपांकर का फोन बजा। कॉल कनेक्ट करते ही दूसरी ओर से एक डरावनी आवाज आई। मिस्टर दीपांकर, क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ गिफ्ट मिला? यह आवाज एवान की थी। दीपांकर का चेहरा अचानक बदल गया और वे गुस्से से चिल्लाए, ये तुमने किया? मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे टुकड़े टुकड़े कर दोगे? एवान दूसरी ओर जोर से हंस पड़ा। मिस्टर दीपांकर, जल्दबाजी मत करो। पहले वीडियो देख लो, फिर फैसला करना, एवान ने बेफिक्री से कहा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद दीपांकर के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। मैसेज में एक वीडियो थी और वीडियो में उमेश का पूरा शरीर काली ऊर्जा से ढका हुआ था। उनके होंठ बैंगनी पड़ गए थे और वह खतरे में दिख रहे थे। बेटा, दीपांकर की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। तभी फिर से एक कॉल आई। मिस्टर दीपांकर, तुम्हारे बेटे को मैंने जहर दे दिया है। जब चाहूं वह मर सकता है, एवान ने उदासीन अंदाज में कहा। दीपांकर ने घबराते हुए चिल्लाया, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे बेटे को मत छूना। हा, एवान जोर से हंस पड़ा। अगर तुम्हें अपने बेटे को कुछ नहीं होने देना तो बेहतर होगा कि मेरे साथ चुपचाप कोऑपरेट करो, एवान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस वक्त दीपांकर पूरी तरह घबरा गए। जब आरोहन पहले ही मर चुका था, उमेश अरोड़ा परिवार का इकलौता बच्चा बन गया था। भले ही उमेश निकम्मा था, फिर भी वह दीपांकर का अपना खून था। दीपांकर भला कैसे न घबराते? दुनिया के सारे माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगा, बस मेरे बेटे को मत छूना, दीपांकर ने घबराते हुए कहा। एवान ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पहले ऐसा करना चाहिए था। मिस्टर दीपांकर, चिंता मत करो। काम हो जाने के बाद मैं वादा करता हूं कि अरोड़ा परिवार फिर से पुणे का नंबर 1 परिवार बन जाएगा। ये कहकर एवान ने फोन काट दिया। दीपांकर घबरा गए, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अर्थफील्ड वैली कपटी और खतरनाक थी और उनके तरीके और भी अजीब थे। दीपांकर के पास कोई हल नहीं था। ... वक्त तेजी से बीत गया। 3 दिन और गुजर गए। शिवम का फोन कई बार बजा, लेकिन किसी ने नहीं उठाया, क्योंकि इस वक्त शिवम आध्यात्मिक मंडल के 7वें लेवल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने बॉटलनेक स्टेज पर पहुंच गए लगते थे। भले ही डार्क एनर्जी अनंत थी, उनकी ताकत आगे नहीं बढ़ रही थी। स्विश! आखिरकार शिवम ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने गहरी सांस छोड़ी और उनकी आंखों से डार्क लाइट की किरणें निकलीं। शिवम ने आसपास देखा और अचानक पाया कि उनकी आंखों में कुछ बदलाव आया था। उन्होंने मुड़कर जुनैद को देखा और हैरानी से पाया कि उनकी नजरें जुनैद को भेद सकती थीं। क्या ये भी एक टैलेंट है? शिवम ने मन में सोचा।
आध्यात्मिक मंडल में हर बार आगे बढ़ने से कल्टिवेटर का टैलेंट धीरे धीरे सामने आता है। जैसे कि शिवम की आध्यात्मिक आग और उनका सख्त शरीर, आंखों में मौजूदा बदलाव भी ऐसा ही था। शिवम ने नीचे अपने शरीर को देखा और धीरे से बड़बड़ाया, लगता है आध्यात्मिक मंडल का छठा लेवल मेरा बॉटलनेक है। कल्टिवेशन के लिए संसाधनों के अलावा मन की स्थिति ज्यादा अहम थी। बड़े परिवारों के कई शिष्यों में टैलेंट नहीं होता, भले ही उनके पास रोज जड़ी बूटियां हो, फिर भी फायदा नहीं। मन की स्थिति का सुधार अपेक्षाकृत ज्यादा जरूरी था। लगता है मुझे उस बूढ़े बदमाश को कुछ और वक्त तक बेवकूफ बनाना होगा। शिवम ने आह भरी। अर्थफील्ड वैली के पूर्वज के बारे में सोचते ही शिवम का मन गुस्से से भर गया। मिस्टर शिवम। तभी जुनैद बाहर से आए। शिवम ने उन्हें सिर हिलाकर जवाब दिया और बोले, मैं इस बार कितने वक्त से सेक्लूजन में हूँ? जुनैद बोले, 13 दिन हो गए। कितना लंबा वक्त? शिवम ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। सौभाग्य से उनकी ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ। भले ही सिर्फ 3 लेवल का था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। अब अगर मुझे दीपानकर से लड़ना पड़े तो शायद इतनी मेहनत न करनी पड़े। शिवम ने मुट्ठी भींचकर मन में सोचा। तभी शिवम का फोन फिर बजा। फोन उठाने पर शिवम ने देखा कि कॉलर दीपानकर थे। शिवम ने ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत फोन उठा लिया। दूसरी ओर दीपानकर ने अजीब सी आवाज में कहा, मिस्टर शिवम, क्या तुम्हारे पास वक्त है? मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मुझे खाने पर बुलाना? शिवम ने भौहें उठाई। क्या बात है? दीपानकर ने हिचकिचाते हुए कहा, कोई बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। शिवम थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। फोन काटने के बाद शिवम ने ठुड्डी सहलाई। दीपानकर की आवाज में कुछ अजीब सा लग रहा था। नहाने के बाद शिवम बाहर निकले और अरोड़ा परिवार की ओर चल पड़े। इस वक्त एवान के सामने 7-8 लाशें पड़ी थीं। ये लाशें सब सूखी हुई थीं और बेहद डरावनी लग रही थीं। और ये सब अरोड़ा परिवार की एलीट फोर्स थीं। उनकी ताकत इन स्ट्रेंथ पास्ट मास्टर रियल्म तक पहुंच चुकी थी। कितना अच्छा लग रहा है, सच में अच्छा। एवान ने संतुष्ट होकर होंठ चाटे। दीपानकर बेहद गुस्से में थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सके। शिवम हामी भर चुके हैं, वे जल्द ही पहुंच जाएंगे, दीपानकर ने ठंडे चेहरे के साथ कहा। याद रखना, काम हो जाने के बाद मेरे बेटे को लौटा देना। अगर मेरे बेटे का एक बाल भी बांका हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। एवान ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा, मिस्टर दीपानकर, चिंता मत करो। मैं, एवान, अपने शब्द का पक्का हूँ। उम्मीद है। दीपानकर ने ठंडी हंसी हंसी और आस्तीन झटक कर चले गए। एवान ने बार बार ठंडी हंसी हंसी। उनके शरीर पर डार्क एनर्जी उमड़ पड़ी। उन्होंने धीरे से हथेली उठाए और तुरंत 9 दिशाओं से काली ऊर्जा की लहरें उमड़ पड़ी। मेरी चीजें छीनने की हिम्मत, शिवम। इस बार मैं तुम्हें बिना कब्र के मरना चाहता हूँ, एवान ने खतरनाक अंदाज में कहा। जल्द ही शिवम गाड़ी चलाकर अरोड़ा परिवार के घर पहुंच गए। दीपानकर दरवाजे पर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। शिवम को आते देख दीपानकर के चेहरे पर अजीब सा भाव आया। दीपानकर ने अपने अंदर की भावनाओं को दबाया और शिवम के सामने चला गया। मिस्टर शिवम। दीपानकर की मुस्कान कुछ अजीब थी। शिवम ने दीपानकर को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों है? कुछ हुआ क्या? दीपानकर चौंक गया और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, बस हाल में ठीक से सो नहीं पाया हूँ। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें बाद में एक गोली दूंगा। गारंटी है कि तुम्हारी नींद बेहतर हो जाएगी। शिवम का ऐसा व्यवहार देखकर दीपानकर का चेहरा और भी अजीब हो गया। मिस्टर शिवम, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, दीपानकर ने शिवम का हाथ खींचते हुए कहा। लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पहले से ही लजीज पकवानों से भरी हुई थी। इतना सारा खाना, अच्छा हुआ मैंने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। शिवम उत्साह से बैठ गया, चॉपस्टिक्स उठाए और खाना शुरू कर दिया। दीपानकर वहां चुपचाप बैठा रहा। वह बार बार शिवम की ओर देखता, फिर दरवाजे की ओर। तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? शिवम ने मुंह में खाना ठूंसते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, दीपानकर ने हंसते हुए कहा। शिवम ने और कुछ नहीं कहा। खाना खाकर शिवम ने संतुष्टि से अपनी पेट पर हाथ फेरा। उसने मुंह पोंछा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, दीपानकर, कभी कभी एक इंसान का फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये सुनते ही दीपानकर का चेहरा अचानक बदल गया। वह लगभग खुद को रोक नहीं पाया और एवान के बारे में बताना चाहता था, लेकिन अपने बेटे उमेश के बारे में सोचकर दीपानकर ने आखिरकार खुद को संभाल लिया। मिस्टर शिवम, मैं समझा नहीं, दीपानकर ने हिम्मत जुटाकर कहा। शिवम ने स्ट्रेच किया और कहा, कोई बात नहीं, अगर समझ नहीं आया भूल जाओ, मान लो मैंने कुछ कहा ही नहीं। वैसे तुमने मुझे किसी काम से बुलाया था ना? बताओ क्या बात है? शिवम ने दीपानकर की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। दीपानकर अचानक समझ नहीं पाया कि क्या करे। उसका मिशन तो बस शिवम को यहाँ लाना था, बाकी काम के बारे में एवान ने कुछ बताया ही नहीं।
शिवम, मैं हूँ जिसने तुम्हें बुलाया। जब दीपांकर उलझन में था तभी एवान बाहर से अंदर आया। शिवम ने एवान को देखा और हैरानी से बोला, ताओशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एवान ने मुस्कुराकर कहा, शिवम, मैं हाल ही में दीपांकर के साथ जुड़ गया हूँ। दीपांकर के साथ जुड़ गए? शिवम ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुम सैनी फैमिली के मेंबर नहीं थे? शिवम ने हैरानी से कहा। एवान ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, सैनी फैमिली बहुत ज्यादा हो गई। उनके साथ रहकर मेरा कोई भविष्य नहीं। इंसान को हमेशा ऊंचा सोचना चाहिए। ये सुनकर शिवम ने अपनी ठुड्डी छुई और कुछ देर तक चुप रहा। शिवम, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम समय में इतना आगे बढ़ जाओगे। यहाँ तक कि दीपांकर भी तुमसे हार गया। एवान उत्साह के साथ शिवम के पास बैठ गया। शिवम ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी तो कम नहीं हो। तुमने ग्रैंड मास्टर रियल में कदम रख लिया। सेलिब्रेट करना चाहिए। एवान जोर से हंसा और बोला, तुम्हारी उपलब्धियों के सामने मेरी क्या औकात। फिर एवान ने शिवम के लिए शराब का गिलास भरा और मुस्कुराकर कहा, आओ, चुजोऊ का किंग बनने की खुशी में मैं तुम्हें टोस्ट करता हूँ। शिवम ने मना नहीं किया। उसने गिलास उठाया, एवान के साथ टकराया और एक घूंट में खाली कर दिया। पेट भरा होने के बावजूद शिवम ने एवान के साथ कुछ और गिलास शराब पी। इस दौरान दीपांकर चुपचाप एक तरफ बैठा रहा, न कुछ बोला न कुछ खाया। शिवम, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? एवान ने अचानक मुस्कुराकर कहा। कोई दिक्कत नहीं। शिवम बिना सोचे केतली की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही शिवम ने एवान को पीठ दिखाई, एवान की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। उसकी उंगलियों में रोशनी चमकी और एक झटके के साथ उसने शिवम पर हमला कर दिया। अपनी आंतरिक ऊर्जा के बल पर एवान की उंगलियां चाकू से भी तेज थीं और बहुत तेजी से बढ़ीं। यहां तक कि स्टील को भी एक पल में भेद सकती थीं। इसलिए एवान को पूरा भरोसा था कि वह शिवम को एक ही वार में खत्म कर देगा। अरे, मेरे जूते का फीता खुल गया। लेकिन तभी शिवम अचानक नीचे झुका। एवान की उंगली शिवम के शरीर के पास से गुजर गई। अरे नहीं, एवान ने मन ही मन गाली दी। शिवम की किस्मत सच में कमाल थी। उसने ठंडी नजरों से शिवम को देखा, जो नीचे झुका हुआ था, और दूसरी बार अपनी उंगली बढ़ाई। ये वाला भी खुल गया। कितना परेशान करने वाला है। लेकिन शिवम का शरीर फिर से हल्का सा झुका और उसने इस घातक हमले को फिर से चकमा दे दिया। इससे एवान का चेहरा बहुत खराब हो गया। वह इतना गुस्से में था कि बस चीखना चाहता था। मैं नहीं मानता कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ देगी। एवान ने गुस्से में दोनों हाथ बढ़ाए। दीपांकर, मेजबान हो, तुम्हें पानी लाना चाहिए। लेकिन तभी शिवम मुड़ा और एक बार फिर एवान के हमले से बच गया। ये कैसे मुमकिन है? एवान पागल होने की कगार पर था। उसे अचानक एक बुरा एहसास हुआ। एक बार, दो बार किस्मत चल सकती है, लेकिन हर बार बचना नामुमकिन था। जब एवान हैरान था, शिवम अचानक मुड़ा। उसने हल्की सी सांस ली। मैंने तुम्हें 3 बार मुझे मारने का मौका दिया, फिर भी तुमने इसे क्यों नहीं संभाला? शिवम के शब्द सुनते ही एवान का चेहरा बदल गया। वह जल्दी से 2 कदम पीछे हटा और सतर्कता से बोला, शिवम, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब, शिवम ने ठंडे अंदाज में हंसते हुए कहा, अभी भी नाटक करना चाहते हो? तुमने 3 बार मेरी जान लेने की कोशिश की। क्या सच में लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं? शिवम ने ठंडे लहजे में कहा। तब भी एवान छिपाने की कोशिश में था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, शिवम, हम पहले एक दूसरे से लड़ चुके हैं। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगा? शिवम ने पानी का घूंट लिया और उदासीन अंदाज में कहा, सच में, ताओशान मेरी जान नहीं लेगा और न ही मुझे भड़काएगा। लेकिन अफसोस, तुम ताओशान नहीं हो। ये सुनते ही एवान के चेहरे पर हैरानी छा गई। जब बात यहाँ तक आ गई तो नाटक करने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए एवान ने भी ढोंग छोड़ दिया। वह हंसते हुए बोला, सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे। लेकिन मुझे बहुत जिज्ञासा है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ताओशान नहीं हूँ? एवान ने हैरानी से पूछा। शिवम ने सिर हिलाया और कहा, तुम में बहुत सारी खामियां हैं। सबसे बड़ी बात, ताओशान एक सख्त इंसान है, लेकिन तुम एकदम नाजुक हो। एवान की आंखें अचानक फैल गईं। उसने शिवम को घूरते हुए चिल्लाया, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। शिवम ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा, अरे, तुमने तो सच में देख लिया। एवान के शरीर में काली ऊर्जा भर गई और वह हमला करने की सोचने लगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम अर्थफील्ड वैली का वो बदमाश हो, है न? शिवम ने आगे कहा। एवान फिर से चौंका और उसके चेहरे की हैरानी बढ़ गई। हा, एवान जोर से हंसा। तुमने सच में अनुमान लगा लिया। लेकिन तो क्या लगता है कि तुम आज जिंदा बचकर निकल जाओगे? एवान ने ठंडे अंदाज में कहा। शिवम का चेहरा उदासीन रहा। उसने एवान को देखा और हंसते हुए कहा, ढोंग मत करो। अगर तुम में सच में मुझे मारने की ताकत होती तो इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शिवम की बात बिल्कुल सही थी। एवान को बिल्कुल भरोसा नहीं था, वरना उसे दीपांकर की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर खुलकर लड़ाई हो तो शायद मैं तुम्हारा मुकाबला न कर पाऊं, एवान ने खतरनाक अंदाज में कहा।
लेकिन क्या लगता है कि मैं बिना पूरी तैयारी के यहाँ खड़ा होता। ये कहते ही एवान ने अचानक जोर से चीख मारी। पल भर में 9 अलग अलग दिशाओं से 9 काली ऊर्जा की धाराएं फूटीं। काली ऊर्जा ऐसी लग रही थी जैसे पूरा घर निगल जाएगी। डरावना और भयानक माहौल और भी खौफनाक था। शिवम ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसने सामने के दृश्य को देखा और धीरे से पूछा, ये क्या है? एवान चुप रहा। उसके हाथ हवा में तेजी से चले। कुछ मिनट बाद 9 काली धाराएं गायब होने लगीं। आसपास का माहौल वैसे ही लग रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल गया था। शिवम ने माथा सिकोड़कर कहा, तुम काफी देर से चिल्ला रहे हो, बस इतना ही है। लगता है अर्थफील्ड वैली की तकनीक कुछ खास नहीं। शिवम की बात सुनकर एवान की माथे की नसें फूल गईं। उसने दांत पीसे और कहा, शिवम, तुम ज्यादा देर तक खुश नहीं रहोगे। सुन लो, आज तुम बच नहीं पाओगे। शिवम धीरे से खड़ा हुआ। उसने एवान को ठंडी नजरों से देखा और कहा, अगर तुम मेरे पास न आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने आता, क्योंकि अर्थफील्ड वैली के लोग मरने के लायक हैं। हा, एवान जोर से हंसा। तो कोशिश करके देखो। एवान ने हाथ पीछे रखे और बहुत आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसे अर्थफील्ड वैली से सख्त नफरत थी। इस तरह की जादूगरी जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाती है, इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए। चूंकि वह अभी अर्थफील्ड वैली के पूर्वज को नहीं मार सकता था, तो क्यों न सामने खड़े एवान को ही खत्म कर दे। वूश! शिवम ने और वक्त बर्बाद नहीं किया। उसके शरीर से ऊर्जा फूटी और वह अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। एक बेहद तेज मुक्का पल भर में एवान के सामने आ गया। ये हैरान करने वाली रफ्तार थी जिससे एवान का चेहरा बदल गया। उसकी ऊर्जा ने एवान को और डरा दिया। पास में खड़े दीपांकर का चेहरा भी डर से भरा हुआ था। इस बार शिवम पिछले मुकाबले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। बैंग! उसने बिना किसी चूक के एवान के चेहरे पर मुक्का मारा। एवान का पूरा शरीर उड़ गया और दीवार से जा टकराया। उसका पूरा चेहरा लगभग टूट गया। अगर ताओ शान का शरीर मजबूत न होता तो यह मुक्का उसका सिर चकनाचूर कर देता। शिवम ने एवान को देखा और ठंडे अंदाज में हंसा, बस इतना ही है तुममें। हा, लेकिन एवान जल्दी ही जमीन से उठ खड़ा हुआ। हैरानी की बात थी कि उसके चेहरे का जख्म तेजी से ठीक हो रहा था। पल भर में उसका चेहरा पहले जैसा हो गया। एक भी निशान नहीं दिखा। ये कैसे मुमकिन है? शिवम का चेहरा हल्का सा बदल गया। यहाँ तक कि टॉप लेवल का फार्मासिस्ट भी इतने कम समय में ऐसा नहीं ठीक कर सकता। कोई भी चाल हो, मैं आज इसे तोड़ दूंगा। शिवम ने गुस्से में चिल्लाकर फिर से कदम बढ़ाया। इस बार शिवम का मुक्का और भी खतरनाक था। मुक्के की ताकत से पूरा कमरा हिल गया और लगभग ढह गया। कितनी जबरदस्त ऊर्जा! एवान ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह घबराया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में उत्तेजना की चमक थी। बूम! इस मुक्के ने ताओ शान के मजबूत शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून और मांस के टुकड़े दिखाई दिए और ढेर सारी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। सिर्फ शरीर से इतनी खतरनाक ताकत! अविश्वसनीय! दीपांकर भी इस मुक्के से हैरान था। हा, फिर भी एवान एक बार फिर खड़ा हो गया। हमेशा की तरह उसका शरीर तेजी से ठीक हो गया। हा, शिवम, तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे थकाकर मार डालूंगा। एवान पागलों की तरह हंसा। शिवम ने ठंडे अंदाज में हंसा, मैंने तो अनुमान लगा लिया। तुमने अनुमान लगा लिया? एवान ने हंसते हुए कहा, बड़े बड़े दावे कर रहे हो। तुम जैसे कीड़े मकोड़े अर्थफील्ड वैली की सबसे बड़ी तकनीक का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? एवान ने ठंडे अंदाज में कहा। शिवम ने चारों ओर नजर दौड़ाई और बेफिक्री से बोला, पहले तो मुझे लगा कि तुम में कोई ऐसी जबरदस्त तकनीक है जो तुम्हें जल्दी ठीक कर देती है, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। फिर जब मैंने तुम्हारी अंतहीन आंतरिक ऊर्जा देखी और जब तुमने अपने शरीर को ठीक किया तो ढहा हुआ घर भी ठीक हो गया, तब मैंने अपने अनुमान की पुष्टि कर ली। शिवम की बात सुनकर दीपांकर ने जल्दी से चारों ओर देखा। सच में, जो घर अभी अभी टूटा था वह फिर से पूरी तरह ठीक था। एवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी नजर काफी तेज है। शिवम ने एवान को नजरअंदाज किया और आगे अनुमान लगाया, दूसरे शब्दों में, यहाँ तुम्हारा शरीर अमर है न? बिल्कुल, एवान ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा। ये जादूगरी काफी कमाल की है। शिवम ने सांस ली। लगता है अर्थफील्ड वैली अपने नाम के लायक थी। तो क्या हुआ अगर तुमने अनुमान लगा लिया? मैं धीरे धीरे तुम्हारी ताकत खत्म कर दूंगा। जब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी तुम मर जाओगे। एवान ने ठंडे अंदाज में हंसा। बोलते हुए एवान की हथेली फिर से हिली। पल भर में तेज हवा चली। एक विशाल काला आकार उसके पीछे उभर आया। शिवम को हैरानी हुई कि इस काले आकार का चेहरा वही था जो पत्थर की मूर्ति में पूर्वज का था। शिवम, चुपचाप अपने शरीर को पूर्वज के लिए कुर्बान कर दो। एवान की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी और कानों को चुभने वाली थी। शिवम ने सिर उठाकर इस विशाल आकृति को देखा और ठंडे अंदाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि इस तकनीक से मुझे हरा दोगे तो तुमने गलत हिसाब लगाया। हा, तेज तर्रार लड़के, बड़े बड़े दावे कर रहे हो।
ये अर्थफील्ड वैली की सबसे बड़ी तकनीक है। एक हथेली से मैं छोटा पहाड़ तोड़ सकता हूँ। इवान ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा शरीर कितना भी मजबूत हो, मैं तुम्हें कीमा बना दूंगा। मर। ये कहते हुए इवान ने अपनी जादूगरी शुरू की और विशाल आकृति हिलने लगी। उसने अपनी विशाल हथेली उठाई और एक जबरदस्त ताकत के साथ वह शिवम की ओर बढ़ी। पल भर में पूरी जमीन टूटने की कगार पर लग रही थी। पास में खड़े दीपांकर को भी इस दबाव से सीने में दर्द हुआ और उसने खून उगल दिया। ये अच्छा नहीं है, दीपांकर ने मन में सोचा, यहाँ तक कि वह भी इस हथेली के वार को शायद न झेल पाए। शिवम के पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी और उसका पूरा शरीर कई बार धंस गया। ये छोटी मोटी चाल कुछ खास नहीं, अभी तुम्हारा सिर तोड़ता हूँ। शिवम बिल्कुल नहीं घबराया। उसने ठंडे अंदाज में हंसा और उसका पूरा शरीर अचानक सुनहरा हो गया। सुनहरी रोशनी उसके शरीर पर दौड़ी और आखिरकार उसकी दोनों मुट्ठियों पर जमा हो गई। इम्मेमोरियल सेक्रेड स्प्रिंग। शिवम की जोरदार चीख के साथ उसकी मुट्ठियों की रोशनी सूरज की तरह चमकने लगी। तोड़ दो। शिवम ने अपनी मुट्ठियां भींची और उसका शरीर हवा में उड़ा और जोर से हमला कर दिया। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं ताकि हमें प्रेरणा मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी से जल्दी ला सकें। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स में राय दें ताकि हमें पता चले कि आपको